नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरोही है और मैं आपको कहानी छुक छुक सुना रही थी। आज मैं आपको इस कहानी का तीसरा भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है छवि का बचपन और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भाग को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भाग को सुने, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के भाग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के तीसरे भाग को शुरू करते हैं। कहानी छुक छुक भाग तीसरा, नाम छवि का बचपन। अगले दिन कामना को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वह अपने बच्चों के साथ घर आने की तैयारी करने लग जाती है। उसकी मामी कमला उसके साथ होती है। घर आकर जब वह दरवाजे के पास खड़ी होती है तो दादी उसके लिए घर का दरवाजा नहीं खोलती। माँ, दरवाजा खोलो, कामना ने अपनी सास को आवाज लगाते हुए कहा। कौन है? दादी ने अनजान बनते हुए जवाब दिया। माँ, मैं कामना, आपकी बहू। मैं किसी कामना को नहीं जानती, मेरी कोई बहू नहीं है। बहू वो होती है जो सास की बात माने और उसकी गोद में एक पोता खेलने के लिए दे। तुमने तो चार लड़कियां मेरी गोद में पटक दी, अब जा यहाँ से। अब मैं कोई ऐसी बहू लाऊंगी जो मेरी गोद, मेरा घर लड़कों से भर। माँ, यह अन्याय मत करो। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको पोता ना दे पाई तो इसमें मेरा क्या कसूर? अब ज्यादा तमाशा मत बना और चली जा यहाँ से। कहाँ जाऊँ आप ही बता दे। मेरा तो मायका भी नहीं है। बचपन में मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद दादाजी ने मुझे पाला था, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं कहाँ जाऊंगी? शहर में कई नहरें हैं, किसी एक में जाकर डूब मर। दोनों की बहसबाजी लड़ाई झगड़े का रूप ले चुकी थी। इससे पहले कि यह बात आगे बढ़ती, मामी ने बीच बचाव करके दोनों सास बहू में सुलह करवाने की कोशिश करने लगी। दीदी, दरवाजा खोलो, तमाशा मत बनाओ। मैंने कहा ना, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। दीदी, आप दरवाजा खोलो, नहीं तो मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। तो बुला ले जिस पुलिस को बुलाना चाहती है। दीदी, आप बात को समझ नहीं रही। आप दरवाजा खोलो, मैं आपको समझाती हूँ। कुछ समय बाद मामी के बार बार कहने पर दादी ने दरवाजा खोल दिया। हाँ बोल, क्या कहना चाहती है? मैं बताती हूँ, आप मेरे साथ आइए। कामना, तू अंदर चल और बच्चों को भी कमरे में ले जा। मामी ने कामना की ओर इशारा करते हुए कहा। बोल, क्या कहना चाहती है? दीदी, आप इस बात को लेकर यूं बवाल मत करो। अगर किसी ने हमारी शिकायत पुलिस को कर दी तो आप तो जेल जाएंगी ही, आपके साथ साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। आप बात को समझने की कोशिश करो। अब क्या जेल जाने के डर से मैं पोते के साथ खेलने का अपना सपना तोड़ दी? और तू जब भी देखो पुलिस का डर दिखाती रहती है। दीदी, क्या करूं? कानून नाम की चीज भी है इस दुनिया में। आप कामना के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकती। काफी जद्दोजहद और बहसबाजी के बाद दादी ने एक शर्त पर कामना को वापस अपने घर आने दिया कि वह अपनी नवजात बच्ची को मुंह कभी भी उसे नहीं दिखाएगी और साल के अंदर अंदर उसकी गोद में एक पोता जरूर खेलने को देगी। उस दिन के बाद से छवि के बुरे दिनों का दौर शुरू हो गया। छवि को उठाकर गले लगाना तो दूर, उसकी दादी उसका मुंह तक देखना पसंद नहीं करती थी। वह उसे मनहूस कहकर बुलाती थी। एक दिन की बात है, दादी की पड़ोसन निर्मला देवी घर पर आई और सुना, शकुंतला बहन, क्या हाल है? सब कुशल मंगल तो है ना? आओ निर्मला बहन, बैठो। भगवान की दया से सब ठीक है, तुम अपना सुनाओ। मेरा तो ठीक है, तुम सुनाओ। बहुत धीरे धीरे बोल रही हो, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? जब मेरा किसी पर बस ही नहीं चलता तो ठीक कैसे होगा? क्या हो गया बहन, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, इस मनहूस ने इस बार फिर लड़की को जन्म दे दिया। मेरे तो भाग्य ही फूटेन हुए हैं। ना जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया था। ऐसी बातें ना करो बहन,
बाबा जी पर विश्वास रखो, अगर उन्होंने चाहा तो अगली बार जरूर लड़का ही होगा। तुम रहने दो बहन, और अपने बाबा की तो बात ही मत करना। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन तुम बताओ कि फायदा क्या हुआ? अब तो मुझे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। मेरी भाभी कमला ने भी मुझे धोखे में रखा और इसे मनहूस को मारने के बजाय मेरे सिर पर पटक दिया। कुछ देर बातें करने के बाद दादी की पड़ोसन वहाँ से चली गई। वह जितनी देर तक वहाँ बैठी रही उतनी देर तक वह दोनों छवि और उसकी माँ को कोसते रहे। दादी के साथ साथ कामना की तीसरी बेटी और दादी की लाडली सोनिया भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती जैसा दादी उसके साथ करती। छवि की माँ के पास उसको संभालने का समय बहुत कम होता था और उसकी दादी ने तो पहले से कह रखा था कि वह अपने जीते जी छवि का मुंह तक नहीं देखना चाहती। छवि को संभालने का ज्यादातर काम उसकी बड़ी बहन कोमल ही करती थी। छवि की परवरिश में उसके पिता की भूमिका ना के बराबर थी। शायद वह भी अपनी माँ की तरह एक अपनी पत्नी से एक लड़के की चाह रखता था, लेकिन वह अपनी इस इच्छा को खुलकर बयान नहीं कर पाता था। छवि के पिता एक साधारण किराना की दुकान चलाते थे। दुकान मध्यम वर्गीय स्तर की और बहुत पुरानी थी, जिसे उनके पिताजी यानी छवि के दादा ने अपने जमाने में खोली थी। वह दुकान ही छवि के पूरे परिवार का पेट पालती थी। छवि के पैदा होने के कारण घर में तनाव का माहौल रहता था। जाहिर है इस माहौल के पैदा होने का कारण छवि की दादी थी। छवि की दादी हर रोज किसी न किसी बहाने से छवि की माँ के साथ लड़ाई झगड़ा बहसबाजी वगैरह करती रहती। उसे चार चार लड़कियां पैदा करने का ताना मारती रहती। छवि की पिता इस लड़ाई झगड़ और तनाव के माहौल से अपने आप को दूर रखने के लिए अपना ज्यादातर समय अपनी दुकान पर ही व्यतीत करते थे। समय बीतता गया, छवि कुछ बड़ी होने लगी। लगभग 3-4 साल की उम्र तक उसने होश संभाल लिया था और वह अपने आसपास होने वाली प्रतिक्रियाओं को महसूस करने लगी थी। वह उसके साथ हो रहे अच्छे और बुरे बर्ताव को थोड़ा बहुत समझने लगी थी। वह अपनी दादी की अनदेखी और बेरुखी को भी महसूस कर पा रही थी। इस बात पर कोई शक नहीं था कि उसकी परवरिश एक संपूर्ण पारिवारिक माहौल में हो रही थी, यानी कि उसके परिवार में उसकी 3 बड़ी बहनें, माता, पिता और दादी थी। लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने आप को अकेला महसूस करती थी, क्योंकि दादी तो उसे पहले से ही प्यार नहीं करती थी। वह तो उसके पैदा होने के ही खिलाफ थी, जिस वजह से वह उसे हर समय नजरअंदाज करती थी। पिताजी सारा दिन दुकान में रहते और उसकी माँ सारा दिन घर के काम काज में व्यस्त रहती, जिस वजह से वह दोनों छवि पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। रही बात छवि की तीनों बड़ी बहनों की, तो वह भी दादी के डर से उसके ज्यादातर करीब नहीं आती थी, क्योंकि दादी ने उन तीनों को उसके आसपास रहने से मना कर रखा था। लेकिन फिर भी उसकी सबसे बड़ी बहन कोमल दादी के खिलाफ जाती और थोड़ा बहुत जितना हो सकता छवि का ध्यान रखती। एक दिन की बात है, दादी अपनी सहेली निर्मला देवी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। वह बातों बातों में छवि और उसकी माँ की बुराई कर रही थी और छवि को कोसते हुए उसे बुरा भला कह रही थी। कोमल पीछे खड़ी थी और दादी की बातें सुन रही थी। कोमल को दादी की बातों का बहुत बुरा लग रहा था। वह इसलिए क्योंकि दादी किसी दूसरे के सामने उसकी माँ और बहन की बुराई कर रही थी। कोमल से दादी की बातें बर्दाश्त नहीं हुई और उसने दादी से कहा, दादी क्या आप जब देखो छवि के पीछे पड़े रहते हो? तो चुप कर और जा यहाँ से अपना काम कर। कितनी बार कहा है, जब 2 बड़े आपस में बातें करते हो तो बीच में नहीं बोला करते। जब 2 बड़े बातें करें तो बीच में नहीं बोला करते, लेकिन जब परिवार का सबसे बड़ा सदस्य परिवार के बाहर के लोगों के सामने अपने परिवार की नाजायज तौर पर बुराई करे तो बीच में बोलना पड़ता है। देखो तो है कितनी सी, और इसकी ज़बान देखो कितनी बड़ी है। दादी जितनी ज़बान होनी चाहिए थी उतनी है। यह ज़बान कम से कम अपनों के खिलाफ बुरा शब्द तो नहीं बोलती। और फिर इस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हर समय इसे कोसती रहती हो? इसका कसूर यह है कि यह लड़की के रूप में पैदा हुई। इससे पहले क्या 3 लड़कियां कम थी, जो चौथी यह भी आ गई।
और सबसे मनहूस तो तुम हो जो खुद तो आई अपने साथ लड़कियों की लाइन लगाती आई। तुम ना होती तो यह सब ना होता। दादी माफ करना, तुम भी तो लड़की के रूप में ही पैदा हुई थी, और जहाँ तक मुझे पता है तुम भी 3 बहनें हो, तुम्हारा भी कोई भाई नहीं है। क्या तुम्हारे पैदा होते समय तुम्हारे माता पिता ने भी यही सोच रखी थी? खबरदार, जो मेरे स्वर्गीय माता पिता के बारे कोई गलत बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जब बात अपने पर आए तो कितना बुरा लगता है। यह बात जब आपको समझ में आई होती तो हमारे बारे में यह सब ना बोलती। चुप कर, आने दे तेरे बाप को। मैं बताती हूँ कि यह मेरे आगे ज़बान लड़ाती है और मेरे माता पिता के बारे में कैसी कैसी बातें करती है। कोई बात नहीं, आने दो। फिर मैं भी पिताजी को बताती हूँ कि तुम निर्मला आंटी से हमारे बारे में क्या बातें कर रही थी। बहन, इसकी ज़बान कितनी तेज है, यह तो हाथ से निकली हुई है। निर्मला देवी ने दादी से कहा। क्या करूं बहन, जब माँ कुछ कहती ना हो और बाप के पास समय ना हो तो लड़कियां हाथ से निकल ही जाती हैं। हाँ, यह तो है, कलयुग है बहन, घोर कलयुग। आंटी, अब तुम चुप रहना, इससे आगे कुछ मत बोलना वरना तुम्हारा कलयुग यही बना दूंगी। कोमल ने आंटी से कहा। बहन, मैं तो जा रही हूँ अपने घर, तुम दोनों की लड़ाई में मुझे बुरा नहीं बनना। यह कहकर निर्मला देवी वहाँ से चली जाती है और कोमल और दादी की लड़ाई पर भी विराम लग जाता है। उस दिन के बाद से दादी और कोमल के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका खामियाजा छवि को भुगतना पड़ता है, क्योंकि दादी जब जब कोमल से बहसबाजी करती है तब तब वह छवि को ही बुरा भला कहती है। कोमल छवि का बचाव करती है, जिसकी वजह से वह दादी की नजरों में नफरत का पात्र बन जाती है। कुल मिलाकर दादी और कोमल की इस बिना वजह की लड़ाई का खामियाजा बेचारी छवि को दादी की नफरत से चुकाना पड़ता है। इस बेवजह की लड़ाई में माँ बेचारी मूक दर्शक बनकर रह जाती है। वह चाहकर भी कोमल का पक्ष नहीं ले पाती, लेकिन उसे इस बात की संतुष्टि होती है कि जो कुछ वह दादी को सीधे तौर पर नहीं बोल पाती वह कोमल आसानी से कह लेती है। कोमल दादी की कही बातों का मुकाबला डटकर करती है। छवि अब कुछ बड़ी हो गई थी और दुनियादारी को कुछ कुछ समझने लगी थी। वह अपनी बहनों के स्कूल में ही पढ़ती थी और उनके साथ ही स्कूल जाती थी। वह घर के माहौल और दादी के रवैये की वजह से गुमसुम सी रहती थी। पारिवारिक माहौल का बच्चों की मानसिकता पर बहुत गहरा असर होता है। दादी की वजह से वह अपनी कक्षा में भी चुपचाप रहती थी। छवि की एक दोस्त थी, उसका नाम मन्नत था। मन्नत छवि के घर के पास ही रहती थी और उसी के साथ ही पढ़ती थी। मन्नत की कहानी भी कुछ कुछ छवि के जैसी थी। वह अपनी माता पिता की तीसरी संतान थी। मन्नत से पहले उसकी 2 बहनें और थी, लेकिन सामाजिक मानसिकता के उलट उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। मन्नत और छवि दोनों साथ साथ बड़े हुए और एक ही स्कूल में पढ़ने के कारण दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों अपनी क्लास में इकट्ठे बैठे थे। कल मेरा जन्मदिन है, मन्नत ने छवि से कहा। वाह, यह तो अच्छी बात है। मेरे पापा मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे। दीदी ने भी कहा है कि वह भी मेरे लिए मेरी मनपसंद गुड़िया लाएगी। कल वह सब मेरा जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएंगे। जन्मदिन मनाएंगे? वह कैसे? छवि ने कुछ हैरानी से पूछा। क्यों, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? तुम्हें नहीं पता कि जन्मदिन कैसे मनाते हैं? नहीं? क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाते? नहीं। पर क्यों? तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? पता नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। तभी तुम्हें नहीं पता कि जन्मदिन कैसे मनाते हैं। पता है, बहुत मजा आता है। सारा दिन घर में त्योहार जैसा माहौल होता है। अच्छा, मुझे बताओ ना क्या क्या होता है, फिर मैं भी अपनी माँ को कहूँगी कि वह मेरा भी जन्मदिन मनाए। अगले हफ्ते मेरा भी तो जन्मदिन है, मैं भी मनाऊंगी। बाकी लोगों का तो पता नहीं कि वह अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, लेकिन जैसा मैं और मेरा परिवार मेरा जन्मदिन मनाता है वह मैं तुम्हें बता देती हूँ।
सबसे पहले तो जब हम सुबह उठते हैं तो माँ मुझे सुंदर और नए कपड़े पहनने को देती है। फिर मैं नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद हम सब मंदिर जाते हैं। मंदिर से आकर माँ मोहल्ले की लड़कियों को इकट्ठा करके कंजक पूजन करती है। फिर मैं उन्हीं नए कपड़ों में स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगती हूँ। मेरे पिताजी मुझे स्कूल में बांटने के लिए टॉफियाँ वगैरह दे देते हैं। फिर मैं स्कूल में आकर उन टॉफियों को बांट देती हूँ। फिर शाम को केक वगैरह काट कर जबरदस्त पार्टी होती है। तुम्हें तो याद होगा, तुम मेरे पिछले जन्मदिन पर आई तो थी। कितना मजा आया था। इस बार भी ऐसा ही होगा, तुम जरूर आना। मैं नहीं आ सकती। क्यों? मेरी दादी मुझे आने नहीं देगी। अगर उसे पता चल गया कि मैं तैयार होकर किसी के घर जा रही हूँ तो बेवजह बवाल खड़ा कर देगी। तुम्हारी दादी भी ना, वैसे वो तुम्हारे साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों करती है? पता नहीं, वह तो ऐसे ही है। हाँ, लेकिन अगर मैं कोमल दीदी को कहूँ कि मुझे तुम्हारे जन्मदिन पर जाना है तो वह मेरी मदद कर सकती है। लेकिन मेरे पिछले जन्मदिन पर तो तुम आई थी, तब तो तुम्हारे परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। तब की बात और थी। आजकल पता नहीं दादी मुझ पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा रहती है। जब देखो वह मुझे डांटती रहती है। वह मुझे नहीं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आने देगी। लेकिन तेरी दादी तुझ पर गुस्सा क्यों करती रहती है? पता नहीं, शायद उसका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन वह तेरी बाकी बहनों के साथ तो ऐसा बर्ताव नहीं करती। हाँ, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं है। लेकिन यह जरूर जानती हूँ कि अगर मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गई तो वह कोई ना कोई नया बवाल खड़ा कर ही देगी। लेकिन तुम्हारे माता पिता तेरी दादी को ऐसा करने से रोकते क्यों नहीं? पिताजी तो सारा दिन दुकान पर होते हैं। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही चले जाते हैं और रात को देर से आते हैं। घर आकर अपने कमरे में चले जाते हैं। किसी से ज्यादा बात नहीं करते और शराब पीकर वहीं सो जाते हैं। रही बात मेरी माँ की, तो दादी के आगे कुछ नहीं बोल पाती। दादी तो जब देखो मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। सच कहूँ तो उसमें ही मेरा जीना हराम कर रखा है। अच्छा, अब दादी का गुणगान करना बंद कर और यह बता कि तुम मेरे जन्मदिन पर आ रही है कि नहीं? क्योंकि मेरी सुबह ही चाचू से बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि वह इस बार मेरा जन्मदिन काफी धूमधाम से मना रहे हैं और इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार अपनी क्लास की सारी सहेलियों को लेकर आना। ठीक है, मैं माँ से बात करूंगी। घर जाकर छवि ने माँ से बात से अपनी सहेली मन्नत के जन्मदिन पर जाने की बात की। पहले तो वह दादी के डर की वजह से नहीं मानी, लेकिन बाद में वह मान गई। अगले दिन छवि स्कूल जाती है। वहाँ उसकी सहेली मन्नत उसका पहले से ही इंतजार कर रही होती है। हेलो छवि, पता है आज मेरा जन्मदिन है। मुझे पता है, जन्मदिन मुबारक हो। वह तो ठीक है, मैं आज क्लास में बांटने के लिए टॉफियाँ लाई हूँ। तब मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मेरे साथ चलो, मेरी टॉफियाँ बांटने में मेरी मदद करो। इसे क्यों लेकर जा रही हो? मैं चलूंगी, मन्नत की एक अन्य सहेली आरवी ने मन्नत से कहा। वह इसलिए क्योंकि जब छवि का जन्मदिन होगा तब यह मुझे अपने साथ टॉफियाँ बांटने के लिए लेकर जाएगी। क्यों छवि, सही कहा ना मैंने? जब तुम्हारा जन्मदिन होगा तब तुम मुझे अपने साथ लेकर जाएगी ना? हाँ, लेकर जाऊंगी। अगले हफ्ते मेरा भी जन्मदिन है, मैं भी तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। इसके बाद छवि और मन्नत दोनों स्कूल में टॉफियाँ बांटने लगते हैं। शाम को मन्नत का जन्मदिन था और उसने छवि को भी उसके घर पर आने का न्योता दिया था। छवि उसके जन्मदिन पर आना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे मन्नत के घर पर भेजने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह उसे मन्नत के घर भेजेगी तो दादी कोई ना कोई बवाल खड़ा कर देगी। लेकिन छवि अपनी जिद पर अड़ी थी। वह मन्नत के घर जाना चाहती थी और वह लगातार अपनी माँ को मना रही थी। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? क्यों नाराज है? पास खड़ी कोमल ने छवि से कहा। देखो ना दीदी, मुझे अपनी सहेली मन्नत के जन्मदिन पर जाना है, लेकिन माँ मना कर रही है।
क्यों माँ, मेरी नन्ही गुड़िया को मना क्यों कर रही हो? जाने दो ना। कोमल, मैं कहीं जाने से मना नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारी दादी की वजह से करती हूँ। तुम्हें तो पता है, अगर दादी को पता चल गया कि यह कहीं बाहर गई है तो बेवजह बवाल खड़ा कर देगी। माँ ने कोमल की बात का जवाब दिया। माँ, दादी की चिंता आप मत करें, दादी को मैं संभाल लूंगी। आप छवि को तैयार करें, दादी की चिंता आप मुझ पर छोड़ दें, उनको मैं संभाल लूंगी। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार माँ कोमल की बात मान जाती है और उसे मन्नत के घर जन्मदिन पर भेजने के लिए तैयार कर देती है। छवि अपनी बड़ी बहन कोमल के साथ मन्नत के घर जाती है। मन्नत छवि को देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने घर पर आए सभी मेहमानों के साथ मिलवाती है। मन्नत के जन्मदिन की दावत बहुत अच्छी होती है। कुछ देर के बाद छवि और उसकी बहन कोमल दोनों घर वापस आने लगते हैं। रास्ते में छवि कोमल से कहती है, दीदी, मन्नत के जन्मदिन की दावत अच्छी थी ना? हाँ, अच्छी थी दीदी, मन्नत मेरी सबसे अच्छी सहेली है। पता है, आज टॉफियां बांटने के लिए भी वह मुझे ही अपने साथ लेकर गई थी। ठीक है, अब जरा जल्दी चल, हमें पहले से ही काफी देर हो चुकी है। तेरी दादी को पता चल गया ना तो तुझे तो पता ही है कि वह कैसा बवाल खड़ा करेगी। दीदी, एक बात बताओगी? बोलो। दादी मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों करती है? कैसा व्यवहार? यही, मुझे बात बात पर डांटना, गुस्से होना। पता नहीं, सोनिया दीदी के साथ वह ऐसा नहीं करती, उसे कभी कुछ नहीं कहती। हर बार जब देखो मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। चमगादड़ कहीं की। दिगरी चमगादड़। छवि के मुंह से दादी का यह नाम सुनकर कोमल जोर से हंसने लगती है। और नहीं तो क्या, चमगादड़ ही तो है। जब देखो मुझे डांटने के लिए मेरे आसपास घूमती रहती है। ऐसा ही है, अब देखो ना, वह किसी को कुछ नहीं कहती। जब देखो मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। अब देखो ना, घर से बाहर हम दोनों निकले हैं, लेकिन यह सिर्फ मुझे ही डांटेंगी। दोनों बहनें बातें करते करते अपने घर के नजदीक पहुंच जाते हैं। घर के बाहर दादी खड़ी होती है। दादी को देखकर छवि कोमल से धीरे से कहती है, दीदी, मैंने सही कहा था ना? वो देखो, चमगादड़ बाहर ही खड़ी है। अभी देखना, जो मैंने बोला था वही होगा। कहाँ से आ रही है तू? दादी ने कहा। छवि की ओर देखकर कहा, दीदी, आपको दादी कुछ कह रही है? इसे नहीं, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, कहाँ से आ रही हो? इससे पहले कि दादी कुछ और कहती, छवि भागकर अपने कमरे में चली जाती है। छवि की हरकत से दादी और भी गुस्सा कर जाती है और उसे काफी देर तक बुरा भला बोलती रहती है। कोमल भी दादी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उनकी बातों को अनदेखा करके अपने कामकाज में जुट जाती है। रात को छवि के पिता आते हैं और दादी उन्हें शिकायती लहजे से कहती है, हरीश बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, समय निकाल कर मेरे कमरे आ जाना। क्यों दादी, अकेले में क्या बात करनी है? जो बात करनी है हम सबके सामने करो। कोमल दादी की बात को काटते हुए कहती है, तुमने देखा ना बेटा, यह तेरी बेटी कैसे लहजे से मेरे से बात कर रही है। दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे आपको या यहाँ किसी को बुरा लगे। मैंने तो इतना ही कहा है कि आपने पिताजी से जो भी बात करनी है हमारे सामने करें, अलग से ना करें। तुम्हारे सामने क्यों करूं? कोई बात निजी भी तो होती है, और फिर तुम कौन होती हो हमारे बीच बोलने वाली? मुझे पता है आपने कौन सी निजी बात पिताजी से करनी है। छवि के बारे में बोलने के अलावा आपके पास और दूसरा काम भी है क्या? जब देखो उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो। आखिरकार उसने आपका क्या बिगाड़ा है? कोमल, तुम्हें अपनी दादी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। चलो माफी मांगो, पिताजी ने कोमल से कहा। परंतु पिताजी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। आपको नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है? हाँ तो बता दे अपने पिता को कि घर में क्या हो रहा है, दादी ने कहा। हाँ तो बता रही हूँ ना पिताजी, आपको कुछ नहीं पता कि घर में क्या होता है, क्योंकि आप सुबह के गए रात को घर वापस आते हो।
यहाँ दादी हमारे साथ और खास तौर पर छवि के साथ किस प्रकार का बर्ताव करती है, यह मैं बयान नहीं कर सकती। और इसके बाद काफी देर तक यह बहसबाजी चलती रही। कुछ समय के बाद छवि के पिता इस सबसे तंग आकर अपने कमरे में चले गए। कोमल को अपने पिता का यह बर्ताव कुछ सही नहीं लगा और वह उनके पीछे चली गई। पिताजी के पास जाकर उसने कहा, पिताजी यह बात गलत है, आप मेरी पूरी बात सुने बिना वहाँ से चले आए हो। क्या बात है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तो क्या करूं? दादी का बर्ताव दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है। वह बात बात पर किसी न किसी बहाने से छवि को बुरा भला कहती रहती है और आप उनको रोकने के बजाय यूं अपने कमरे में आकर बैठ जाते हो, उन्हें कुछ बोलते तक नहीं। सबसे पहले तो तुम अपना गुस्सा शांत करो और मेरे पास आकर बैठो, फिर हम दोनों आराम से बैठकर बात करते हैं। यह लो बैठ गई हूँ। अब बताओ दादी का करना क्या है? तुम बताओ क्या करना चाहिए? जैसा तुम रहेगी मैं वैसा ही करूँगा। आप बस दादी को समझाओ कि वह आराम से रहा करे, यूं बात बात पर बिना वजह का बवाल ना किया करे। तुम यह सोचती हो कि मेरे कहने दादी मान जाएगी तो तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि वह मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो क्या छवि के साथ वह ऐसा बर्ताव करती रहेगी और हम सब चुप रहेंगे? मैंने ऐसा कब कहा कि हमें चुप रहना चाहिए? लेकिन प्रत्यक्ष ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर तो ऐसा ही कह रहे हैं। देखो बेटा जी, अब तुम बड़े हो गए हो, भविष्य में तुम्हारी जिंदगी में कई प्रकार के उतार पड़ाव आएंगे, तुम्हें उनके लिए पहले से तैयार रहना होगा। रही बात तुम्हारी दादी के बर्ताव की, तो यह उसके स्वभाव में शामिल है। वह नादान है, वह यह नहीं जानती कि भगवान की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। वह जबरदस्ती तुम्हारी माँ से बेटे की चाह रखती थी, लेकिन भगवान की इच्छा से तुम्हारी दादी की यह इच्छा पूरी ना हो सकी, जिस वजह से उसका स्वभाव ऐसा हो गया है। लेकिन तुम्हें दादी की बातों को अनदेखा और अनसुना करना होगा। लेकिन छवि अपनी किस्मत साथ लेकर आई है। जो कुछ और जैसा उसके भाग्य में है उसके साथ वैसा ही होगा। मैं या तुम उसे बदल नहीं सकते। मेरी कही बातों को छवि समझ नहीं पाएगी, लेकिन तुम तो समझ सकती हो। अपनी दादी की बातों का बुरा मत मानो और अगर तुम्हें उनकी कोई बात बुरी लगती है तो उसे अनदेखा कर दो, क्योंकि दादी की इस बढ़ती उम्र में उन्हें कुछ समझा पाना नामुमकिन है। पिता की कही बातों का कोमल पर कुछ असर होने लगता है और वह दादी की कही बातों या उसके किए बर्ताव का गुस्सा नहीं करती, बल्कि उनकी बातों को हंसकर या मजाक में लेकर टाल देती और जैसे तैसे छवि को दादी के बुरे बर्ताव से बचाती रहती। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है आरोही और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।